Hello students, this is Babita Pawar, Assistant Professor of Commerce. आज का हमारा टॉपिक होगा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है, जो कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग पेपर बीकॉम सेकेंड ईयर का, उसके अंदर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि क्या होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। देखो, असेट्स हमारी फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन परफॉर्मिंग जान लेंगे, बाकी जो बच गई वो परफॉर्मिंग बच जाएंगी। अब जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है, जो असेट्स परफॉर्म कर रही हैं, परफॉर्म का मतलब जिन असेट्स से कुछ ना कुछ हमें अर्निंग्स हो रही है, ठीक है, तो वो परफॉर्मिंग असेट्स होंगी। अब जब उनसे अर्निंग नहीं हो रही होगी तो वो हमारी क्या बन जाएंगी, नॉन परफॉर्मिंग बन जाएंगी। बात आती है कि किस बेस पे हम उनको कहेंगे कि वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, ठीक है। तो ये जानने के लिए कहते हैं कि कोई भी असेट्स होती है वो नॉन परफॉर्मिंग एफ प्रत्यावर्तनीय उस दशा में बन जाती है जब उस संपत्ति पर बैंक को, क्योंकि हम अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज पढ़ रहे हैं, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम कि वो असेट्स जिन जिन पर बैंक को एक निश्चित अवधि तक आय की प्राप्ति न हो, ठीक है भाई, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक अगर किसी भी टाइप की कोई भी इनकम नहीं हो रही होगी तो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन जाएगी। बात आती है कि वो स्पेसिफिक टाइम क्या है और किसने डिसाइड किया। ये जो टाइम होगा, आरबीआई ने बैंकों को जो दिशा निर्देश निर्गमित किए थे उनके बिहाफ पे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले वह अग्रिम को, जो हमारे एडवांसेस होते हैं, उनको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के रूप में मानने के संबंध में आरबीआई ने बैंकों को दिशा निर्देश निर्गमित किए, जिसके अनुसार जिन अग्रिमों पर, इट मीन जिन एडवांसेस पर, अभी हमने पढ़ा कि एडवांसेस कौन कौन से होते हैं, टर्म लोन होते हैं, कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी एडवांसेस बैंक ने इशू कर रखे हैं, ठीक है, उन पर जिसके अनुसार जो भी एडवांसेस बैंक ने दे रखे हैं उन पर 90 डेज से अधिक के लिए ब्याज या मूलधन की किस्तें बकाया रहती हैं। इट मीन जो भी बैंक ने एडवांस इशू कर रखे थे उन पर 90 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, जिनके ऊपर ना तो कोई किस्त प्राप्त हो रही है, ना ही ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, एनपीए बोला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट। समझ आई बात। तो बात ये है कि बैंक ने, इट मींस आरबीआई ने के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग जिस भी असेट्स के ऊपर या एडवांसेस के ऊपर 90 डेज से ज़्यादा दिन हो गए हैं कि ना तो ब्याज वसूल हुआ है और ना ही मूलधन की कोई भी किस्त प्राप्त हुई है, तो उन असेट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलेंगे, ठीक है। अब एडवांसेस कौन से, वो सभी लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, ठीक है, उनको हम 90 डेज के प्रमाप के अकॉर्डिंग ही प्रत्यावर्तनीय या प्रत्यावर्तनीय संपत्तियों में वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग, जिन पे 90 डेज से कम का टाइम है और नहीं मिले हैं तो वो परफॉर्मिंग ही रहेंगी, 90 डेज से ज़्यादा का जिनके ऊपर टाइम हो चुका है वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाएंगी, ठीक है। अब जो एनपीए हैं, इट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, उनसे इनकम को अर्नड बेसिस पर नहीं लेते, बल्कि इन पर इनकम को रिसिप्ट बेसिस पर खातों में शामिल करेंगे, ठीक है बेटा। अर्नड बेसिस पे ना लेकर के हम उनको क्या करेंगे, रिसिप्ट बेसिस पर हम अकाउंट्स में इंक्लूड करेंगे। वो कैसे रहेगा, अब देखेंगे क्वेश्चन। कहते हैं गिवन बिलो आर द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ये दे रखे हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस दे रखे हैं कमर्शियल बैंक्स के। परफॉर्मिंग असेट्स और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स दे रखे हैं ना, परफॉर्मिंग असेट्स और एनपीए, एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इंटरेस्ट अर्नड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इधर फिर वही इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। अभी हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी है कि एनपीए से आय को अर्नड बेसिस पर नहीं लेंगे बल्कि रिसिप्ट बेसिस पर लेंगे। रिसिप्ट बेसिस मीन्स जो हमें रिसीव्ड हो चुकी है, ठीक है।
तो देखिएगा टर्म लोन्स हैं, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। फाइंड आउट द इनकम टू बी जनरेट फ्रॉम द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, हम देखेंगे इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो इंटरेस्ट ऑन परफॉर्मिंग असेट्स निकालेंगे, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस, बट इंटरेस्ट ऑन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। ठीक है, तो हमने क्या देखना है कि जो परफॉर्मिंग का तो एक्रूअल बेसिस पे रहेगा और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का हम कैश बेसिस पे देखेंगे। अब देखा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। अब इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन हमारा टोटल कितना है, देखो दोनों असेट्स में से हमने ध्यान देना है, परफॉर्मिंग असेट्स तो अर्न बेसिस इट मीन एक्रूअल बेसिस पे होंगी और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रिसिप्ट बेसिस पे होंगी। तो टोटल कितना बन गया टर्म लोन, परफॉर्मिंग असेट्स का तो इंटरेस्ट अर्नड लोगे आप 120 और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का इंटरेस्ट रिसीव्ड लेंगे, तो 120 प्लस 5 125, समझ आया। ऐसे ही 750 प्लस 12 फिर 150 प्लस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। क्लियर। बात आता है कि मान लीजिएगा अब जो एडवांसेस हैं उनके संबंध में संदिग्ध है डूबत ऋण के लिए प्रावधान की राशि को निर्धारित करने के उद्देश्य से जो असेट्स होती हैं उनको परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग में बांटने के बाद इन्हीं बेसिस पर हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड असेट्स, दूसरा होता है सब स्टैंडर्ड असेट्स, थर्ड होगा डाउटफुल असेट्स और हमारा फोर्थ होगा लॉस असेट्स। ठीक है, इट मीन्स हमने क्योंकि प्रोविजन बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए, तो उसके लिए हमने क्या किया असेट्स को कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड असेट्स। अब स्टैंडर्ड असेट्स कौन सी होंगी, एडवांसेस की जो राशियां एनपीए नहीं होती, ठीक है, इट मीन्स जो परफॉर्मिंग होती हैं उन्हें स्टैंडर्ड असेट्स कहा जाता है। जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है उत्तम संपत्तियां, इट मीन्स जो संपत्तियां सही हैं। संपत्ति सही होने का मतलब क्या है कि जिनके ऊपर जो नॉन परफॉर्मिंग नहीं है, इट मीन्स वो परफॉर्मिंग है। समझ आ गई बात, तो वो क्या होंगे हमारे पास स्टैंडर्ड असेट्स बोले जाएंगी। दूसरा होगा सब स्टैंडर्ड असेट्स। अब सब स्टैंडर्ड असेट्स कौन सी होंगी, उन्हें कहा जाएगा जो लगातार 12 माह या इससे कम अवधि तक एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हों। इट मीन्स ऊपर तो सिर्फ 90 डेज का टाइम था, 90 डेज में तो सिर्फ 3 मंथ्स आते हैं, और जो कंटिन्यू क्या है सब स्टैंडर्ड असेट्स उन्हें कहा जाएगा जो एडवांसेज कंटिन्यू 12 महीने या फिर उससे कम तक एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हों। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर डाउटफुल असेट्स। डाउटफुल असेट्स कौन कौन सी होंगी, जो कंटिन्यू जो अग्रिम 12 माह से अधिक की अवधि तक एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हों। इट मीन देखो अगर एनपीए हमने कहा कि 90 डेज से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा तो एनपी हो जाएगा, और जो असेट्स कंटिन्यू 12 महीने या इससे कम की अवधि तक एनपीए रही है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रही है, तो उसको हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड असेट्स। ठीक है, और डाउटफुल असेट्स कब हो जाएगी कि भाई अब तो इस पर डाउट है कि शायद रिकवरी हो या ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे एडवांसेस जो 12 महीने से अधिक की अवधि तक, ठीक है, एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हों। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर लॉस असेट। ऐसे एडवांसेस जिन्हें ऑडिटर के द्वारा या फिर स्वयं बैंक के द्वारा कंप्लीटली बैड डेट्स मान लिया गया हो, ठीक है, जिनको ऑडिटर ने भी और बैंक ने भी उनको बैड डेट्स मान लिया है, परंतु उन्हें अपलिखित नहीं किया गया हो, मतलब बैड डेट्स तो मान लिया बट अभी तक उनको राइट ऑफ नहीं किया। ठीक है, जैसे राइट ऑफ क्या करते हैं हम हर साल कुछ ना कुछ हिस्सा राइट ऑफ कर लेते हैं टोटल लॉस का। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम लॉस असेट्स कहेंगे। ऐसे शब्दों में क्या, अन्य शब्दों में क्या कहते हैं, ऐसी संपत्तियां जिनसे कोई राशि प्राप्त होने की संभावना नहीं होती, और यदि कोई राशि प्राप्त हो भी जाएगी तो यह इतनी कम होगी कि इनको बैंक की संपत्ति की तरह दिखाए जाते रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब कहना क्या है कि असल में तो उनसे अमाउंट रिसीव नहीं होगी, बट अगर रिसीव्ड होगी भी तो वो इतनी कम होगी कि इसका बैंक की संपत्ति की तरह है
दिखाए जाते रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि अगर ये विद्यार्थियों को ये उस टाइम कब लेनी है, जब क्वेश्चन में दी हुई हो तो हम इनको लेंगे, अदरवाइज अपने आप से हम लॉस असेट्स नहीं कहेंगे किसी भी असेट को। ठीक है, लोन एडवांसेस को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोविजनिंग और प्रूडेंशियल नॉर्म्स। इट मीन्स कहने का क्या है, जो हमने एडवांसेस हैं उनको या एसेट्स हैं उनको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, 4 कैटेगरीज में, तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, कहता है जो हमारे पास जो एडवांसेस हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद अब बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए कुछ दरें निर्धारित की गई हैं, उन दरों के अनुसार ही उनके ऊपर प्रोविजन बनाना होता है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, प्रोविजनिंग और प्रूडेंशियल नॉर्म्स या रेट ऑफ प्रोविजनिंग। सबसे पहला आता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड एसेट्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविजन बनाना है वो कितना परसेंट रहेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स में फर्स्ट है एग्रीकल्चरल एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज। ठीक है, उनको अगर डायरेक्ट लोन दे रखे हैं भाई कृषि को या फिर स्मॉल माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं उनको अगर कोई टर्म लोन दे रखा है तो उसके ऊपर 0.25% की रेट से हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, दूसरा, अगर कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को लोन दे रखे हैं तो उनके ऊपर 1% की रेट से प्रोविजन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि बेटा जी देखो, जैसे हम डेटर्स हैं, हम अगर हमारा कोई बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस भी है तो वो बिजनेस भी क्या करता है, अगर उधार माल बेच देते हैं, उनके पास डेटर्स होते हैं तो वो डेटर्स के लिए प्रोविजन जरूर बनाते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर में कोई ज्यादा बड़ा नुकसान ना सहन करना पड़े, पहले ही प्रोविजन बना दिया जाता है। इसी टाइप से अब बैंक ने लोन दे रखे हैं तो उनके ऊपर प्रोविजन जरूर बनाएगा। फिर इसलिए ना क्या है कि स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको अगर डायरेक्ट लोन दे रखे हैं तो उन पर 25.25% रेट से प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को अगर लोन दे रखा है तो उनको 1% रेट से, और अगर अदर अन्य सभी ऋण जो ए बी की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनको 0.4% की रेट से प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब स्टैंडर्ड असेट्स। ठीक है, अब सब स्टैंडर्ड असेट्स के अंदर हमने क्या कहा, जो लगातार 12 महीने तक एनपीए की कैटेगरी में 12 महीने या उससे कम की अवधि तक एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा, जो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए मीन्स जो भी असेट्स हैं रखी गई है, लोन दिया एसेट्स रखी गई, गिरवी रखी गई हैं, उनका जिनके अगेंस्ट सिक्योरिटी रखी है वो सिक्योर्ड पोर्शन हो जाएगा, जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं रखी गई है वो अनसिक्योर्ड पोर्शन हो जाएगा। तो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए क्या होगा, 15% की रेट से प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और अनसिक्योर्ड के लिए जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है तो उनके ऊपर 25% की रेट से क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स। ठीक है, उनके खातों के अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए जिन पर कुछ सुरक्षा उपलब्ध है, ठीक है, जैसे हमारे एस्क्रो अकाउंट्स वगैरह होते हैं तो वो क्या होंगे, 20% की रेट से क्या होगा, उनके ऊपर प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं डाउटफुल असेट्स। जिन अग्रिमों के लिए बैंक के पास कोई वस्तु जमानत के रूप में नहीं रखी हुई है। अब डाउटफुल असेट्स कौन सी होगी, जिनको लगातार 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया, जो एनपीए की कैटेगरी में आ चुकी हैं। ठीक है, तो जिन एडवांसेस के लिए बैंक के पास कोई वस्तु जमानत के रूप में नहीं रखी हुई है उन पर तो 100% रेट से प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इट मीन जितनी अमाउंट का है उतनी अमाउंट का ही प्रोविजन बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सारा पैसा भी डूब सकता है। दूसरी साइड होता है कि जिन अग्रिमों के लिए वस्तु जमानत के रूप में रखी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो लोन्स वगैरह दे रखे हैं और उनके ऊपर उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी रखी हुई है और वो पेमेंट नहीं करते तो सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहता है जिन अग्रिमों के लिए वस्तु जमानत के रूप में रखी हुई है परंतु वे 1 वर्ष तक संदिग्ध संपत्तियां माने गए हों, ठीक है, और उनके ऊपर 1 साल हो गया है कि वो डाउटफुल माने जा रहे हैं, तो 25% की रेट से। दूसरा है 1 वर्ष से अधिक परंतु
3 वर्ष तक संदिग्ध माने गए हों, ठीक है, तो उनके ऊपर 40% से, और जो 3 साल से ज़्यादा के लिए संदिग्ध माने गए हों तो उन पर 100% की रेट से प्रोविजन बनाया जाएगा। नेक्स्ट होता है लॉस असेट्स, ठीक है। अब लॉस असेट्स तो ऑलरेडी हैं जिनको डिक्लेयर कर रखा है बैंक ने भी और ऑडिटर ने भी बैड एंड मतलब बैड डेट्स मान रखे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर 100% रेट से प्रोविजन बनेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस शीट। इट मीन्स न्यू रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, द थर्ड शेड्यूल, सेक्शन 29 फॉर्म ए, ठीक है। बात ये आती है बेटा जी कि अब बैलेंस शीट को हमने कैसे बनाना है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल शेड्यूल कितने हैं, 19 हैं, ठीक है। उसमें से 13 से 16 शेड्यूल हमारे पास किस में चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं। उसके बाद 1 से 12 शेड्यूल हमारे बैलेंस शीट में आते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ बैंक का नेम लिखेंगे, जो भी हमारी बैंकिंग कंपनी होगी, ठीक है। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर होगा। फिर उसमें 000 ओमिटेड, इट मीन्स क्योंकि पूरी लाखों करोड़ों में अमाउंट नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि बैंक्स की ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, इसलिए पीछे की 3 जीरोज हटा सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारे पास शेड्यूल देखने हैं हमने, 1 से 12 तक शेड्यूल हमारे कहाँ पर शो किए जाएंगे, ठीक है। तो शेड्यूल देखते हैं कैसे क्या रहेगा। वही फर्स्ट है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल आएगी शेड्यूल 1 में, रिजर्व एंड सरप्लस 2, डिपॉजिट्स 3, बोरोइंग्स 4 एंड अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस शेड्यूल 5, ठीक है। फिर वही एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी रहेगा, मतलब ईयर जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का डाटा डाल देंगे। नेक्स्ट आता है फिर असेट्स। असेट्स में कैश एंड बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल 6, बैलेंसेस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 7, इन्वेस्टमेंट 8, एडवांसेस 9, फिक्स्ड असेट्स 10 एंड अदर असेट्स 11, ठीक है। तो और उसके बाद कंटीजेंट लाइबिलिटीज बिल फॉर कलेक्शन, दैट इज 12 शेड्यूल, ठीक है। अब बेटा जी जो जो हमने शेड्यूल्स पढ़े हैं उन सभी शेड्यूल्स को हम एक एक करके आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। कि शेड्यूल 1 में कैपिटल आती है। अब कैपिटल को कैसे शो करना है, कौन सी कैपिटल आएगी। सबसे पहले है फॉर नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है, जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं उन बैंक्स की कैपिटल आएगी। फर्स्ट है कैपिटल फुल ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें दोनों ईयर्स का डाटा। नेक्स्ट आएगा फोर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, उन बैंक्स की कैपिटल जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल। इट मीन्स द अमाउंट बोट इन बाय बैंक्स बाय वे ऑफ स्टार्टअप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई शुड बी शोन अंडर दिस हेड, ठीक है। और दूसरा है, कहने का मतलब क्या है इसके अंतर्गत, इसका मतलब कहने का क्या है बेटा जी कि अमाउंट बोट इन बाय बैंक्स बाय वे ऑफ स्टार्टअप कैपिटल, इट मींस बिजनेस बैंक्स को स्टार्ट करने के पर्पस से जो अमाउंट ली गई है, ठीक है, क्योंकि हम लाइबिलिटी साइड में दिखा रहे हैं और कैपिटल क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो किस पे चलता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पे चलता है कि बिजनेस अलग है ओनर अलग है। अब यहाँ पर वही कि कैपिटल ली गई है बैंक्स के थ्रू, किस पर्पस से, बैंक्स को स्टार्ट करने के पर्पस से ली गई है, ठीक है। एज प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई शुड बी शोन अंडर दिस हेड, इट मीन्स कहने का क्या है कि इस हेड के आरबीआई ने जो प्रिस्क्रिप्शन दी है, हमें गाइडलाइंस दी हैं, उनको फॉलो करते हुए स्टार्टअप कैपिटल के रूप में अदर बैंक्स जो आउटसाइड इंडिया हैं उन बैंक से अगर कैपिटल ली गई है तो वो इस हेड के अंदर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कैप्ड विद आरबीआई अंडर सेक्शन 11(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्या कहता है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कैप्ड विद आरबीआई, इट मीन्स आरबीआई के पास जो कैपिटल रखी गई है, ठीक है, अंडर सेक्शन 11(2) के दौरान, ठीक है, तो वो कैपिटल कहाँ जाएगी, वो भी हमारे फोर बैंक
अनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आ जाएगी। ठीक है, इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ें तो हमें सबसे नीचे शेड्यूल्स के नीचे अलग अलग हर एक का शेड्यूल का दे रखा है इन्होंने नीचे कि किस टाइप से क्या एक्सप्लेनेशन है। देखो, दे रखा है शेड्यूल 1 कैपिटल के अंदर, इस शीर्षक के अंतर्गत अथोराइज इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल को अलग अलग दिखाया जाएगा। कॉल्स इन एरियर को मांगी गई पूंजी में से घटाकर दिखाना चाहिए और फॉरफीचर अकाउंट केसेस को इसमें जोड़कर चुकता पूंजी ज्ञात करनी चाहिए और जिन मदों को इकट्ठा किया जा सकता है उन्हें इकट्ठा दिखाया जाना चाहिए, जैसे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो बेटा, ये यहाँ पे तो ये वही फॉर्मेट है जो हम सिंपल बैलेंस शीट जो कंपनीज वगैरह की बैलेंस शीट बनाते हैं। ये वाली चीज़ें तो इन्होंने वही बताई है, क्योंकि हमें हमारी जो कैपिटल होते हैं अथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये होती है। ठीक है, कॉल्स इन एरियर को माइनस कर देते हैं और फोर फीचर को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगी, अलग अलग हेड के अंदर, क्योंकि हमारा वापस जाओ फर्स्ट हेड में कैपिटल वाले में, देखो लिखा हुआ है कि बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स के कैपिटल अलग और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया उनकी कैपिटल अलग। ठीक है, समझ आई बात। और फिर आगे दे रखा है कि इन सब का टोटल और फ्रॉम अदर बैंक्स, और जो दूसरे बैंक होंगे उनसे वही अलग अलग अथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, लेस, कॉल्स, अनपेड और ऐड कर देंगे फॉरफीचर, फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएंगे, स्टेचुटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला है स्टेचुटरी रिजर्व, इसमें वही हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था ऐड कर देंगे, करंट ईयर में कितना ट्रांसफर किया गया, डिडक्शन कर देंगे, हमने माइनस कर देंगे अगर हमने उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ की है तो। ठीक है, और हमें पता है कि बैंकिंग कंपनीज के अंदर रेगुलेशन, बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है कि हर साल के प्रॉफिट में से कम 25% अमाउंट स्टेचुटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, करंट ईयर में हमने कितना ऐड किया है। ठीक है, डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन में दे रखा था कि स्टेचुटरी रिजर्व फंड, ठीक है, 8 लाख था, फिर हमने करंट ईयर में 85,000 रुपये और ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 8 लाख आ जाएगा, 85,000 और ऐड कर दिया, डिडक्शन कुछ थी नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, टोटल। और नेक्स्ट होता है कैपिटल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास हैं, एडिशनल्स ड्यूरिंग द ईयर वही सेम, शुरू में कितने थे, कितना ऐड किया, कितना माइनस हो गया। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ओपनिंग बैलेंस कितना है उसमें से ऐड कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर और डिडक्शन हो जाएगी। सेम एज रिवेन्यूज एंड अदर रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन और डिडक्शन। ठीक है, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे सारे हमारे रिजर्व के अंदर आएंगे, इन सभी का टोटल आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा फिर डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि बैंक्स के पास डिपॉजिट हैं, कौन कौन से अकाउंट में, मीन्स पब्लिक ने क्या क्या हमारे पास जमा करा रखा है। सबसे पहला है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो एक कस्टमर जो कि पब्लिक के द्वारा किसी भी टाइम पे डिमांड की जा सकती है। ठीक है, अगला है वो किससे हो सकते हैं, फ्रॉम बैंक है या फिर अदर्स, फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट है सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, और नेक्स्ट होगा टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, टर्म डिपॉजिट वो एक अवधि डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं जो स्पेसिफिक टाइम्स के लिए होते हैं डिपॉजिट्स। सेविंग बैंक डिपॉजिट्स में किसी भी टाइम पे, मतलब जो कस्टमर होता है, एक तरह से बैंक के लिए पब्लिक क्या हो जाएगी, कस्टमर हो जाएगी, वो क्या कितना मतलब सेविंग अकाउंट में कितना कितना उनकी डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इन तीनों का टोटल, फिर क्या डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया, डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर जो ब्रांचेज ओपन हैं उनकी डिपॉजिट्स कितनी हैं, और आउटसाइड इंडिया बैंक की जो भी ब्रांचेज हैं उनकी डिपॉजिट्स कितनी हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ इन सब का टोटल कर देंगे। नेक्स्ट आएगा शेड्यूल 4 बोरोइंग्स। अब देखो बेटा जी, बोरोइंग्स में से उधार कितने ले रखी है, बोरोइंग्स इन इंडिया,
रिजर्व बैंक से कितना ले रखा है, अदर बैंक से कितना ले रखा है, और अदर इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसी से कितना है। दूसरा हो जाए बोरोइंग्स आउटसाइड इंडिया। ठीक। अब अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ठीक है, तो अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में क्या क्या आएंगे, वही जो जैसे बिल पेबल्स, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा कि एक ऑफिस की दूसरे ऑफिस के साथ जो एडजस्टमेंट्स हैं, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। देखो, हमारे पास नीचे जो दे रखी है एक्सप्लेनेशन, उनमें जाओ और ध्यान से देखेंगे। डिपॉजिट्स हो गया, उसके बाद आता है हमारा बोरोइंग्स। ठीक है, देखो बोरोइंग्स में निम्न प्रकार से बांट कर दिखाया जाएगा कि रिजर्व बैंक भारत में उधार कितनी है, और अदर बैंक जिनमें कोऑपरेटिव बैंकों से भी उधार शामिल हो जाएगा, अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसी जैसे आईडीबीआई, एक्सिम बैंक, दूसरे बैंकों से भी अगर कोई उधार है तो। ठीक है, बोरोइंग आउटसाइड इंडिया, इसमें क्या है, भारत के बाहर स्थित है। ठीक है, जो शाखाएं हैं भारत के बाहर से उधार या भारत के बाहर से शाखाओं के द्वारा प्राप्त किए गए सभी उधार शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें शेड्यूल 4 के कुल योग में से सिक्योर्ड उधारों को केवल सूचना मात्र के लिए अलग से दिखाया जाएगा। ठीक है, अगला आता है इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन, को हम उधार के रूप में नहीं दिखा सकते। ये हमारे इसमें आ जाएगा हमारा शेड्यूल 5 में। जैसे बिल पेबल्स तो हमें पता है, बिल्स पेबल में जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजता है, बैंक उन्हें ड्राफ्ट, टेलीग्राफ ट्रांसफर, ठीक है, टीटी आदि जारी कर सकते हैं। यदि चिट्ठे की तिथि पर ऐसे ड्राफ्ट आदि निर्गमित तो कर दिए गए हैं परंतु उनका भुगतान नहीं किया गया है, तो इन्हें इस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। अतः इस शीर्षक में ड्राफ्ट, टेलीग्राफ ट्रांसफर, यात्री चेक, पे स्लिप्स व अन्य विभिन्न मदें शामिल की जाएंगी। अगला आ जाएगा इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स। कहने का मतलब क्या होगा, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट में अभी अब बताया कि एक ऑफिस की दूसरे ऑफिस के साथ अगर कोई अंतर कार्यालय समायोजन कहा इन्होंने, मीन्स एक बैंक की इस शाखा जो है या एक बैंक के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट की आपस में किसी भी टाइप की कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो उनको हम यहाँ डाल देंगे। बट हम बैंकिंग कंपनी एक बैंक का बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इससे इंटर कंपनी, सॉरी इंटर ऑफिस है, एक तो इंट्रा ऑफिस होता है, इंट्रा में तो एक बैंक के अंदर हो जाएगा, यहाँ पर इंटर ऑफिस है तो इट मीन सेम दूसरे बैंक के किसी ऑफिस के साथ अगर कोई एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट में आएगा। नेक्स्ट होगा इंटरेस्ट एक्रूड, ऐसा ब्याज जो डिपॉजिट्स पर या बोरोइंग्स पर उपार्जित हो गया है। एक्रूड का मतलब क्या है, कमा लिया है, ठीक है, परंतु जिसकी देय तिथि अभी तक नहीं आई है। इट मीन्स वही जैसे हमारे पास रिबेट वगैरह का पॉइंट आया था, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ड्यू था भाई हमें, या सॉरी इंटरेस्ट रिसीव्ड तो हो गया है परंतु जिसकी देय तिथि अभी तक नहीं आई है, ठीक है, जिसकी ड्यू डेट अभी तक नहीं आई है, तो वो इंटरेस्ट एक्रूड में दिखाया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए बैंक अपने खाते 31 मार्च को बनाता है, ब्याज 30 जून या 31 दिसंबर को देय होता है, तो जो ब्याज 1 जनवरी से 31 मार्च का होगा वो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू में आ जाएगा, क्योंकि हमारे अकाउंट तो 31 मार्च को क्लोज होते हैं, परंतु इंटरेस्ट हमें मिल गया 31 दिसंबर में, तो जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो इंटरेस्ट रहेगा वो कमा लिया है बट ड्यू नहीं हुआ है, तो इसलिए इस हेडिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अदर्स, इट मीन्स इंक्लूडिंग प्रोविजंस वगैरह। इस शीर्षक के अंतर्गत जो एडवांस जो हमारी लाइबिलिटीज हैं वो दिखाई जाएंगी। एडवांस लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, जस्ट लाइक इन आयकर के लिए प्रावधान, इनकम टैक्स प्रोविजन है, अदर टैक्स प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है, इनमें इनसे क्या होता है, आवश्यकता से अधिक प्रावधान की राशि या एक्सेस प्रोविजन बना दिया जाता है, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, आकस्मिकताओं के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, या न मांगा गया लाभांश
भाई ऐसा डिविडेंड जो हमने डिक्लेयर तो कर दिया बट अभी तक क्लेम्ड नहीं हुआ, इट मीन्स शेयर होल्डर्स ने उसको अभी तक क्लेम नहीं किया है, या अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है, तो ये सब कुछ किस में आ जाएंगे, या फिर और कोई अदर से डिपॉजिट्स, जैसे स्टाफ सेफ्टी डिपॉजिट, ग्रेजुएटी फंड, प्रोविडेंट फंड, लेनदार, अदत्त व्यय, अग्रिम प्राप्ति आदि। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे शेड्यूल 5 में आएंगे। उसके बाद है शेड्यूल 6, कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई। अब आरबीआई के पास कौन कौन से कैश बैलेंसेस हैं? कैश इन हैंड, इसमें आ जाएंगे इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसीज या नोट्स। ठीक है, इसमें फॉरेन करेंसी मीन विदेशों की जो करेंसी है वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएंगे। दूसरा आ जाएगा बैलेंसेज विद आरबीआई, बैंक के पास जो आरबीआई आरबीआई सॉरी बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो पैसा रखा हुआ है करंट असेट्स में रखा हुआ है या फिर अदर असेट्स में। अब ये सारी सारी हमारी असेट्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है,